अच्छा, मैंने बच्चों को आने से फिर स्टार्ट करते हैं। मैम कल आप बात कर रही थी ना, आपने क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट में कि हमें कैसे पता लगेगा कि कार्डिक पेन रिलेटेड है या पल्मोनरी पेन रिलेटेड, चेस्ट पेन की बात कर रही थी आप मैम। तो उसमें बात आपने कहा था कि कार्डिक में जब भी होगा तो आपने ये कहना है कि रिसिप्टिया पैल्पिटेशन और आपकी ये सिम्टम्स आते हैं। तो मैम पल्मोनरी, क्योंकि मैम ऐसा होता है ना, और होता ही ऐसा कि कार्डिक जो फेलियर है वो लीड करता है आपकी पल्मोनरी इंसफिशिएंसी को। तो मीन्स के ये सिम्टम्स आप जो है वो पल्मोनरी में कैसे देखोगे? कफिंग के थ्रू देखोगे या आप जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है इस केस में देखोगे आप? ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे मैम? चेस्ट पेन की उसमें थोड़ा बात सा कर रहे हो आप? चेस्ट पेन की बात कर रहे हो? पल्मोनरी, जो पल्मोनरी रिलेटेड हो। यस मैम, यस मैम। एसोसिएटेड साइनस सिम्टम्स, एस्थमेटिक हिस्ट्री या कोई भी ऐसी है, कफ की हिस्ट्री या प्रलॉन्ग, ठीक है। हाँ यस मैम, यस मैम, ठीक इसके है। अलावा ये जो है ना, कफ की हिस्ट्री है प्रलॉन्ग, ये चीज आपको इंडिकेट करती है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे साइनस सिम्टम्स आ रहे हैं कार्डियक के, आपको पता है ना कि चेस्ट पेन जो है वो अगर स्टार्ट में जो है वो डिज्निया ट्रेस नहीं होता, डिज्निया विद एक माइल्ड एक्सर्शन या मॉडरेट एक्सर्शन होता है, ठीक है। यस मैम। इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप देख लोगे। हाँ वो ठीक है। तो मैम लेकिन अगर हम अगर कोई ये पूछे कि पल्मोनरी की वजह से है, तो वो तो फिर कार्डिक फेलियर प्रोलॉन्ग होने की वजह से ही जो है पल्मोनरी में इंसफिशिएंसी आ रही है ना। हाँ, ये हो तो सकता है कि पर तब। हाँ हाँ। चलो बताओ, क्वेश्चन पूछो कुछ। यस मैम। अपनी बात कंप्लीट कर लेना, आप कर रही थी बात। हाँ हाँ हाँ, वो मैम यही बात है कि आप जो है वही बताएं कि हम लोग कैसे जज करेंगे, क्योंकि वो जो पल्मोनरी इंसफिशिएंसी की वजह से वो भी तो कार्डिक फेलियर की कहीं ना कहीं उसकी प्राइमरी रीजन है ना। तो ये चीज हमेशा मैम पल्मोनरी आप बता सकते इन्वॉल्वमेंट होते हुए कार्डियक की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हैं। जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें इकट्ठी प्रेजेंट हो। ये हो सकता है कि दोनों चीजें इकट्ठी प्रेजेंट हो, जैसे हमने पढ़ा था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो है वो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट आ यस मैम, जाती है। एमआई यस में मैम। तो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट फौरन तो नहीं आती ना, एंजाइना में नहीं आती, बिल्कुल। पेरिकार्डाइटिस में नहीं आती है। वेल्व स्टेनोसिस जो है वो अगर प्रोलॉन्ग होता जाता है तब जाके हमारे पास, बल्कि उसमें भी स्टेनोसिस में वेल्व इन्वॉल्वमेंट में इतनी नहीं आती, मेनली हमारे पास यस मैम। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ही आ रही होती है पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट। और अगर हम मैम जैसे कि हाँ, अब बोलो आप। जैसे जैसे कि इजी से आपने बताई थी कि कार्डिक अगर ओरिजिन पेन आप देखो तो सिर्फ नोजिया वॉमिटिंग आप रेसिपियां देखो तो आपको पता लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पल्मोनरी के लिहाज से हम लोग क्या देखेंगे? कफिंग देखेंगे, ब्रीथिंग में इन एंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये देखेंगे। हाँ, कफिंग देखेंगे, एसओबी देखेंगे। एसओबी ये देखेंगे कि, अच्छा माँ हम 1 मिनट ठहरे जरा, म्यूट यस करने मैम, लगी मैं, ओके, मैं 2 मिनट में आ रही यस हूँ। मैम, यस मैम। हाँ जी, सॉरी, मेरा ना जरूरी काम आ गया था। अच्छा चलो, कोई बात नहीं मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वीआईपी लोग आए हुए आज, खैर है, क्यों आए हो आज क्लास ना? आज जुम्मा नहीं है। मैम, अब रेगुलर लूंगा मैम, हम्म इंशाल्लाह मैम, देख जरूर। लेते हैं मैम आप। साइन करा लें। मैम फाइन जी हो मैम। जाता है ना ऐसे, इसलिए रेगुलर होना है। नहीं मैम, अब के लिए इंशाल्लाह। ना, वैसे खासतौर पे बॉयज के लिए काम शुरू होना चाहिए फाइन वाला।
सुकून से रहोगे, जी। पैसे खर्चे हुए होते हैं ना, अपनी पॉकेट मनी से देना पड़ेगा आपको। नहीं मैम, इंशाल्लाह अब रेगुलर लेंगे, बेफिक्र हो जाए। चलो जाए। अच्छा ठीक है। हाँ हम लोग क्या वो डिस्कस कर रहे यस थे, चेस्ट पेन वाला डिस्कस कर मैम। रहे मैम थे। यही कि पल्मोनरी के केस में आप कफिंग देखते हो या ब्रीथिंग इन एंड आउट प्रॉब्लम हाँ, देखते हो आप? कफिंग देखते हो। उसके अलावा हमारे पास जो है ना एसओबी का हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ी थी कि कफिंग के साथ है हम अगर पल्मोनरी की इन्वॉल्वमेंट है, लीन फॉरवर्ड है या एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न हाँ वो बेहतर कर देता है। ठीक है, इस तरह चेस्ट पेन की भी जो है रिलीविंग फैक्टर्स आती है हमारे पास। उसके अलावा हम आगे जो पढ़ेंगे ना चेस्ट पेन की नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीज हो रही है, वो हमारे पास पल्मोनरी और कार्डियक का जो है वो कर देगा। या हमने एक्टिविटी रिड्यूस की है तो चेस्ट पेन जो है वो कम हो रही है, तो ये हमारे पास वो एंजाइना की। ठीक है ठीक है, ये इसको ठीक आगे है। यस मैम डिफरेंशिएशन से पढ़ेंगे तो ये ज्यादा पॉइंट आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक होगा ठीक होगा। और किरण आज आप ठीक है? जी मैम। आज आप ठीक है? जी मैम ठीक हूँ। दैट्स गुड। चलो किरण, आप मुझे बता दो, हम लोगों ने क्लॉडिकेशन का पढ़ा था, क्लॉडिकेशन ही बता दो, वही मेरे सामने खुला हुआ है और आपके सामने भी खुला हुआ है। सुडो क्लॉडिकेशन क्या होती है? मैम क्लॉडिकेशन जो है वो लेग पेन है और उसकी उसने काफी ज्यादा रीजन दी थी। उसने सबसे पहले उसमें बताया था मैम कि इसमें हमारे पास जो है वेस्कुलर डिजीजेज हैं, उनकी वजह से क्लॉडिकेशन हो जाती है मैम। तो उसके अलावा मैम उसने इसमें बताया हुआ था कि हमारे पास जो कोरोनरी हार्ट डिजीजेज हैं उनकी भी ये मतलब उससे भी रिलेट करती है। उसके अलावा मैम उसने इसने डिज्निया बताया हुआ था और लो बैक पेन से भी इसको रिलेट किया हुआ था। उसने बोला था कि स्पाइनल अगर स्टिनोसिस हो रही है तो हमारे पास लो बैक पेन के साथ जो है वो क्लॉडिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी होगा। उसके अलावा मैम उसने हमारे इसमें बताया था कि क्या बताया था मैम, उसके अलावा उसने बस इसमें सिम्टम्स बताए थे उसके कि अगर हमारे पास क्लॉडिकेशन जो हार्ट से रिलेटेड है तो उसको कैसे मतलब देखना है। उसमें मैम उसने हार्ट का और कोल्ड का भी बताया हुआ था कि अगर आपकी जो है लेग्स है उनका टेम्परेचर जो है वो कम है तो इसका मतलब है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, लेकिन अगर उसका ज्यादा है तो वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है या सर्कुलेटरी की कोई इशू चल रहा है। अच्छा, अब जब तो यही क्लॉडिकेशन और स्पाइनल स्टिनोसिस का डिफरेंस बताया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जैसे क्लॉडिकेशन की पेन आती है ना, लोअर लेग पेन आती है, इस तरह स्पाइनल स्टिनोसिस की यस वजह मैम। से भी हमारे पास लोअर लेग पेन आ सकती है। तो उसमें जी मैम। डिफरेंशिएशन कही थी कि लो बैक पेन से स्टार्ट होगी और लोअर बैक पेन जो है वो बायलैटरली जाएगी दोनों लिम्स में। तो यस मैम हम बायोलॉजी अगर अपनी ट्रंक फ्लेक्स करेंगे तो वो पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगी। तो यह चीज हमें बता रिलीव हो दी कि जाती स्पाइनल स्टिनोसिस जो है वो प्रेजेंट है। है। यस मैम। ओके, और कौन बताएगा मुझे, और कौन सा बच्चा है? कायनात आई हुई है क्लास में कि नहीं? वो नहीं। काम अभी नहीं है। नहीं अभी नहीं आया मैम। आलिया? जी आलिया मैम। है? जी मैम। ओके, एडिमा का बता दो मुझे थोड़ा सा। हम्म। अच्छा, इडिमा में मैम जो इन्होंने बताया हुआ है कि 3 पाउंड जो है ना वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है 3 पाउंड से ज़्यादा। ग्रेजुअली जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स में, एंकल में, एब्डोमेन में या हैंड्स में कहीं भी। तो वो क्या है, उसकी वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, फटीग वगैरह, डिजीनेस, और ये रेड फ्लैग में होता है। अच्छा, ठीक है भाई। चलो हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ओके, अब हम लोगों ने जो डिस्कस करना है ना, हम लोगों ने कार्डियक पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करनी है। ठीक है, इसमें इन्होंने हमारे पास 3 जो है ना रिलेटेड डिजीजेस जो है वो कार्डियक की डिस्कस की हुई है। वो हमारे पास कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज की वजह से जो हो रही है। ठीक है, दूसरी है इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास जो आ रही है, और तीसरी है डायलेशन या डिस्टेंशन की वजह से जो आ रही है। अब हमारे पास ये डिजीजेस जो आएंगी, इनकी वजह से हमारे पास चेस्ट, बैक, शोल्डर पेन जो है वो आ सकती है। आगे इन्होंने इसमें एग्जांपल में बताया हुआ है हमारे पास कि अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिस आया है, पल्मोनरी एम्बोलिस की वजह से हमारे पास जो है वो कंजेशन आ रही है, और कंजेशन की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जो एम्बुलेंस के बाद जो डायलेशन ऑफ द वेसल्स भी जो है वहाँ पे आने लग गई है। बताया ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है। पल्मोनरी एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस ने कंजेशन की, कंजेशन के बाद जो है वहाँ पे जो ब्लॉकेज है तो उससे पहले वाले जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगे। आगे है इन्होंने बताया द मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर कंडीशन टू मिमिक मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शंस आर एंजाइना, एमएफ, पेरिकार्डाइटिस, डेथ।
dissecting aortic aneurysm. Other cardiovascular diseases are not included in this. कॉमन कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में हमारे पास एंजाइना है, एमआई है, इसका इन्होंने बड़े अच्छे टेबल्स दिए हुए हैं, डायसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म, इन सबका इन्होंने बताया हुआ आगे। डिजेनरेटिव हार्ट डिजीजेस हमारे पास ये हैं कि हार्ट मसल्स और ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट और मेजर ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें चेंजेस आएंगे विद एजिंग। ठीक है, आपको पता है मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी जो है वो विद एज जो है वो कम होती जाती है। डिजेनरेटिव हार्ट डिजीज को एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज और ये सारा कुछ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सारा कुछ एक ही चीज के नाम है हमारे पास। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई है हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड सप्लाई हार्ट पे ठीक नहीं जा रही है, जिसकी वजह से चेंजेस जो हैं वो आने लग गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया में आपको पता है हमारे पास क्या होगा कि बॉडी का टोटल जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास ज्यादा होंगे और एचडीएल्स जो हैं वो हमारे पास कम होंगे। हमारे पास hyperlipidemia is a group of metabolic disorders resulting in a combination of elevated serum cholesterol level, elevated low density lipoproteins, elevated triglycerides, and decreased high density lipoproteins. These abnormalities are the primary risk factors for atherosclerosis and coronary artery disease. Statin medications like ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया सिर्फ हाइपरलिपिडीमिया में ये बात है कि हमारे पास क्या क्या चीजें जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो रहा है, एलडीएल्स का लेवल ज्यादा हो रहा है, एचडीएल्स का लेवल जो है वो कम हो रहा है। अब ये सारी जो चीजें हैं ना कि हमारे पास प्रीडिस्पोज करती हैं टू द एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ, और फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हमें जो है वो लेकर जाता है टुवर्ड्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया को मैनेज करने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं, स्टैटिन्स यूज करते हैं। स्टैटिन्स में जोकोर है, लिपिटोर है, क्रेस्टोर है, रेस्कोर है। अब ये हमारे पास जो है वो एलडीएल्स को कम कर रहा होता है, लेकिन स्टैटिन्स के हमारी बॉडी पे बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन्होंने ये आगे दिए हैं वो मैं बताती हूँ। ठीक है, वो हम लोग टेबल रेप्टोमाइलोसिस भी पढ़ा था। हाँ, रेप्टोमाइलोसिस में पढ़ा था। और उसके अलावा हमारे पास जो मस्कुलर पेन मस्कुलर पेन जो है वो हमारे पास स्टैटिन्स की वजह से आ रहा है। सबके ओवरऑल बॉडी की फटीग आती है हमारे पास स्टैटिन्स की वजह से। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन्होंने हमारे पास कार्डियक डिजीजेस में तीनों डिसीजेस उसको ना बताते हैं। हार्ट मसल्स में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, मायोकार्डियल इंफार्क्ट है, पेरिकार्डाइटिस है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एन्यूरिज्म है। सॉरी। अच्छा, हार्ट वाल्व में हमारे पास रिमेटिक फीवर है। बेटा मैं आप लोगों को म्यूट करती हूँ, फिर अनम्यूट कर ले तो बड़ा शोर होता है, इसलिए म्यूट कर रही होती हूँ। ठीक है, नाम अनम्यूट करो जब तक कोई क्वेश्चन ना हो। कार्डियक डिजीज इन्होंने 3 में डिवाइड करके क्यों करे हो, मुझे मैं क्यों भूल गई मैं ओके। हमने हार्ट डिजीजेस को इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इन्वॉल्विंग द हार्ट मसल, इन्वॉल्विंग द हार्ट वाल्व एंड इन्वॉल्विंग द कार्डियक नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एरिथमियास, डिसरिथमियास और एरिथमियास, डिसरिथमियास, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया आएगा। हार्ट हार्ट वाल्व की बात करें तो रूमेटिक फीवर आएगा। रूमेटिक फीवर जो है वो आपको पता है कि हार्ट वाल्व को इन्वॉल्व करता है, मिनी माइट्रल वाल्व को इन्वॉल्व कर रहा होता है। एंडोकार्डाइटिस आता है, माइट्रल वाल्व पर लैप्स है, कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज है। और हार्ट मसल्स में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एमआई है, पेरिकार्डाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड एन्यूरिज्म्स है। अच्छा ठीक है, अब इसमें इन्होंने हमारे पास बताया है कि स्टैटिन्स की वजह से साइड इफेक्ट्स जो है वो कॉमन किन किन इंडिविजुअल्स में होते हैं। उसमें आता है हमारे पास एज ओवर द ओके। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा है, वुमेन्स में ज्यादा कॉमन होते हैं स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू मेल्स। किडनी या लिवर डिजीज है, ड्रिंक एक्सेसिव ग्रेप फ्रूट जूस डेली एंड यूज ऑफ अदर मेडिकेशन। स्टैटिन्स के साथ और जो हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती हैं उनके साथ जो है वो ग्रेप फ्रूट जूस का इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट स्टैटिन इंड्यूस साइड इफेक्ट्स, ये वाला टेबल आपने करना है, वो पूरा जो है उसमें से रिस्क फैक्टर्स वाला एलिमेंट करना और स्टैटिन इंड्यूस जो है वो हमने साइड इफेक्ट्स का टेबल पूरा करना है। सिम्प्टोमेटिक मायोपैथी, मसल सोरनेस आती है, पेन, वीकनेस, डिज्निया, मायोसाइटस, इन्फ्लेमेशन होती है हमारे पास।
मसल फाइबर्स की, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो है वो सी के लेवल जो क्रिएटिन काइनेज का लेवल जो है वो इंक्रीज होता था। लुकिंग फॉर वीकनेस इन द लार्जर मसल ग्रुप बायलेटरली सच एज थाई, बैक, बटक्स एंड shoulder musculature. Unexplained fever है, nausea, vomiting and sinus symptoms like of liver impairment. Liver impairment के dark urine होता है, sterexis होता है, liver flaps. हैंड के ट्रेमर्स आते हैं जब आप चेक कर रहे हो तो इन्हें हम लिवर फ्लैप्स भी कहते हैं. बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम आता है. बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे पास इसलिए आएगा कि हमारे पास जो है वो एडीमा हो जाएगा. ठीक है, ओवरऑल बॉडी में एडीमा हो जाएगा लिवर फेलियर की वजह से. जब ओवरऑल बॉडी में एडीमा जब ओवरऑल बॉडी में एडीमा होगा तो उसमें हमारे पास बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो इस वजह से आ सकता है. पाल्मर एडिमा में आपको पता है रेडनेस आती है हमारे पास पाम की ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर फेलियर की तरफ जब जा रहा होता है तभी सारी चीजें आती है. स्पाइडर एंजियोमास एंड नेल बेड स्किन कलर चेंजेस एंड एसाइटिस आ रहा है. ओके, नेक्स्ट इन्होंने हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, स्टैटिन्स में से हम पहले हाइपरलिपिडेमिया में देखना है आपने. हाइपरलिपिडेमिया की डेफिनेशन देखनी है, उसके बाद आपको ये पता कि स्टैटिन्स देते हैं, स्टैटिन्स के नाम और स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट जो हमने टेबल किया है. ये इन सारे पैराग्राफ्स में से ये चीजें जो है वो आपने करनी है. ठीक है, ओके. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आपको पता है हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप बात कर रहे होते हो हमारे हार्ट को वर्क करने के लिए स्पेसिफिक मतलब हमारे पास कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड चाहिए होती है. और ब्लड सप्लाई कांस्टेंट चाहिए इसका मतलब है कि ऑक्सीजनेशन जो है वो प्रॉपर चाहिए. जब कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजनेशन नहीं आ रही है या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं आ रही है तो मायोकार्डियम का इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाता है. और इस्कीमिया के बाद जो है वो इन्फॉक्शन की तरफ चलता जाता है. यही इन्होंने बताया हुआ हमारे पास. जब भी कोरोनरी आर्टरी नैरो होती है या ब्लॉक होती है तो जिस भी एरिया ऑफ द हार्ट को वो आर्टरी का पार्ट सप्लाई कर रहा होता है वो जो है उसमें इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है और उसके बाद इन्फॉक्शन होने लग जाता है. मेनली ये होता है कि डिमांड और सप्लाई के दरमियान जब भी बैलेंस खराब होता है ना तब हमारे पास जो है ये सारी चीजें आना शुरू होती हैं. Major disorders caused by the insufficient blood supply to the myocardium are angina pectoris and MI. Coronary artery disease include atherosclerosis, thrombus, and the spasm. Coronary artery disease results from a person's complex genetic makeup and interaction with the environment. एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? किरण आप बताएं मुझे एथेरोस्क्लेरोसिस का. यस मैम. मैम एथेरोस्क्लेरोसिस में जो है हार्डनिंग ऑफ हो जाती है ब्लड वेसल्स मैम. वहां अगर आर्टरीज में, यस मैम, आर्टरीज में जो है वो ब्लड उसकी लिपिड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है मैम. जब ब्लड के अंदर एलडीएल ज्यादा और एचडीएल कम होगा तो वहां पे उसकी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है जो लो लेवल लिपिड्स हैं उनकी. तो उसी वजह से मैम एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एज के साथ साथ होती रहती है. अच्छा, ठीक है. इसको हम लोग ना हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज भी कहते हैं जब हम एथेरोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे होते हैं ना. ये होता है हमारे पास के जब, हाँ वही आपने बिल्कुल ठीक है, हाइपरलिपिडेमिया होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर. टिश्यू इंजरी होती है, वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन भी हो जाती है. यस मैम, वो क्लॉट फॉर्मेशन होने शुरू हो जाती है ना. उसके बाद फिर होना शुरू हो एलडीएल जाती के है. ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है वो. उसके बाद फिर मैम वहाँ पे प्लेटलेट के साथ जो है कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है. तो फिर वहाँ पे क्लॉट बनता है. Atherosclerosis is the disease process also known as arteriosclerosis or hardening of the arteries. It is a progressive process that may begin in childhood. It can occur in any artery of the blood, but it is most common in medium-sized arteries such as those of the heart, brain, kidneys, and the legs. Starting in the childhood, the arteries begin to fill with the fatty substance or lipids such as triglyceride and the cholesterol, which may then calcify or harden. This filler, known as plaque, is made up of fats, calcium, and fibrous scar tissue and lies the usually supple arterial walls, progressively narrowing the arteries. These arteries carry blood rich in oxygen to the myocardium, but the atherosclerosis process leads to ischemia and the necrosis of the heart. सारा मैकेनिज्म जो है वो आप लोग पहले इसको याद कर चुके हुए हो. इसमें हमारे पास यही हो रहा है इन्होंने, लेकिन एक ही इसमें चीज है ये कि हमारे पास ये बहुत चाइल्डहुड से जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो स्टार्ट
हो जाता है इंडिविजुअल में। अब जो है ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज की भी हमारे पास जेनेटिकली जो है वो आ रही होती है। हमारे पास जो है वो कुछ लोग ज्यादा प्रोन होते हैं, जिनके जीन्स जो है वो ज्यादा प्रोन होते हैं इस चीज में। उसके अलावा इन्होंने हमारे पास जेनेटिक फैक्टर से एक्सप्लेन करते हुए इसे एथेरोस्क्लेरोसिस जीन या हार्ट अटैक जीन भी कहते हैं। जिन इंडिविजुअल्स में सडन कार्डियक डेथ, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में सडन कार्डियक डेथ है या एमआई है या एंजाइना है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो वो इंडिविजुअल्स बड़ा प्रोन है कि उनको अपने मिडिल एज में जाके अबाउट 40 इयर्स के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको हार्ट डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, इवन हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप हो मैम जाए। जो फैमिली ओबीज है, मतलब जिनका फैमिली में ओबेसिटी रन करती है, उनका भी ये इशू बहुत ज्यादा होता है हाइपरटेंशन का, और ये सारी उसके बाद उनको हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। डायबिटीज रन करती है, डायबिटीज, यस मैम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ये सारा हाइपरटेंशन। उसके साथ और चलता है। मुझे ऐसा लगता है 60 to 70% पॉपुलेशन की फैमिली में है ये, आप लोगों में से भी होगी। डिस्टेंट क्लोज फैमिली नहीं तो थोड़ी डिस्टेंट फैमिली, यानी फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, इनमें ये चीज जो है वो मौजूद होगी। जी मैम। अल्लाह रहम करे, लोगों की फैमिलीज में कैंसर रन कर रहा होता है, यस मैम। बड़े बड़े वो बीमारियां। मैम स्मोकिंग के भी केसेस में ये होता है वाल्व फर्स्ट होना, एथेरोस्क्लेरोसिस मैम। अलिशा, वो सारा होता है। अभी हम जेनेटिक फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं ना, इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, या अगर आप हाइपरटेंशन की बात कर रहे हो तो हाइपरटेंशन भी, इसके अलावा जो हार्ट डिजीजेस होती है, कार्डियक कंडीशन, इनमें भी अब इनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल होते हैं और नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में इनकी जेनेटिक मेकअप आता है। उसके अलावा रेस आती है हमारी कि हम किस रेस से बिलोंग करते हैं, यह भी हमें प्रीडिस्पोज करता है टू द एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज एंड देन द हार्ट डिजीज। उसके अलावा हमारे पास अगर हम नॉन मॉडिफाइबल की बात करते हैं ना, तो उसमें स्मोकिंग आती है। अगर हम स्मोकिंग छोड़ेंगे तो हम अपनी कंडीशन को बेटर कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते। यस मैम, ऐसे ही हमारी फैमिली में हाइपरटेंशन है ना, तो मैम वो होता ही है, यानी कि मेरे चाचू को, पापा को है, दादाबू को था, तो रन करती है हाइपरटेंशन, को है, हाइपरटेंशन रन दादी को। करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लंग डिजीजेस जो है ना वो भी करती है। हर चीज का देखना जीन से लिंक निकल आएगा, इवन कॉमन चीजों का भी जीन से लिंक निकल आएगा। अभी जो है वो रिसर्च हमारे पास जो बुक्स है वो उनकी रिसर्च जो है वो अबाउट, अगर कह लो ज्यादा से ज्यादा भी होगी ना तो 2013-2014 की होगी, बल्कि इससे भी पीछे होगी। और हर साल लाखों करोड़ों रिसर्चेज होती है और हम उसे कॉप अप नहीं कर सकते, तो पता नहीं कहाँ तक पहुंच गया हुआ सारा कुछ। अच्छा ठीक वही है। ना मैम। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट थ्रोम्बस फॉर्मेशन की बात है। जब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास थ्रोम्बस की फॉर्म जो है क्लॉट बन जाएगा, वहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग वैसे ही पढ़ रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस आपको पता है कि क्या होता है। वैसे ये पेपर में इस तरह नहीं आता कि एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास क्या होता है, क्योंकि आने के लिए और बहुत सारी चीजें, टेबल्स हैं और सारा कुछ है। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास जब थ्रोम्बस बन गया है तो थ्रोम्बस कभी डिसलॉज भी हो सकता है। ठीक है, यस मैम, थ्रोम्बस एम्बुलेंस बन के कहीं आगे जा सकता है और वो सारा कुछ डिस्पोज कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी की सडन कंस्ट्रिक्शन भी हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म हो जाता है सडनली। जब कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई जो है उस पार्ट ऑफ द हार्ट की रुक जाएगी। जब वो रुक जाएगी तो फिर हमारे पास जो है वो भी एमआई और एंजाइना के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। इसको वो कहते हैं प्रिंसिपल एंजाइना कहते हैं। अच्छा, जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स, उसमें हमारे पास मॉडिफाइबल होते हैं और नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। मॉडिफाइबल है जो हमारे स्टिल टोबैको स्मोकिंग नहीं करते हम, लेकिन हम लोग पैसिव स्मोकिंग जरूर करते हैं। ठीक है, यस मैम। फिजिकल यस मैम। एक्टिविटी हम सबका हाल है, बुरा हाल है। इवन जो लोग वॉक करते भी हैं वो भी फिजिकल एक्टिविटी वाले काम ही करते हैं। एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, ये हो सकता है कि हमारी एज ग्रुप में ना हो, ये 20 से 30 तक में ना हो, लेकिन 40s के बाद जो है वो अमूमन लोगों में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज एंड ओबेसिटी, इन सब को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसे भी नॉन मॉडिफाइबल ही समझते हैं। एडवांसिंग एज है, मेल जेंडर है, फैमिली हिस्ट्री है, ब्रेस है और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स है। अच्छा, अब जो है ना फीमेल्स, उनमें मेनोपॉज से पहले जो ईस्ट्रोजन होता है ना वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट होता है। ठीक है, तो फीमेल्स में मेनोपॉज से पहले हार्ट अटैक होने का चांस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स ऑफ द सेम एज। लेकिन क्या होता है, जब बात होती है ना मेनोपॉज की, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसके बाद फीमेल्स में जो है वो एमआई होने का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांस जो है वो उसी एज के मेल्स जितना हो जाता है। ठीक है,
कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, ये भी हमारे पास कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, पर्सनैलिटी टाइप्स, ठीक है, वो है ना पर्सनैलिटी टाइप्स, आप लोगों ने बीएस में पढ़ी होंगी कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स। यस मैम, टाइप ए एंड टाइप बी पढ़ी थी हम लोगों ने, और यस मैम टाइप बी ज्यादा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट पेरिफेरल वास्कुलर, नहीं मैम टाइप ए ज्यादा इफेक्ट हो रही है टाइप क्योंकि वो हार्ट ए अटैक टेंशन में रहती हैं, हाँ टाइप ऐसे ही उनको हर टाइप टाइम अफरा तफरी रहती है। पर्सनैलिटीज याद नहीं, टाइप ए एंजाइटी टाइप वाली होती है ना, कि मतलब दे आर यस मैम, जो हर टू डू काम जो है ना वो सर पे सवार कर लेते हैं वो वाले, और बी वाले रिलैक्स थे जो एंड टाइम पे सर पे पड़ती है तो काम कर। ओबेसिटी है हम कंट्रीब्यूटिंग बी वाले फैक्टर, अल्कोहल कंजप्शन है, हार्मोनल स्टेटस है, जो आपका हार्मोनल स्टेटस में ये उसने एस्ट्रोजन वाले रिलेटेड बात किया। ओके, अब इन सब में ना इन्होंने इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो पूरे पैराग्राफ्स हैं इसमें इन्होंने हमारे पास ये बात बताई हुई है कि फीमेल्स जो है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं एंटी कोएगुलेशन जो एजेंट्स हम देते हैं उनको, मेल्स जो है वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्यों नहीं जो है वो फीमेल्स का सिस्टम जो है वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि मतलब सरवाइव कर जाते हैं और इसमें कुछ नहीं है मैम वो ऊपर टेबल ही करना था उसमें। हाँ टेबल करना था, इधर आ जाओ। हार्ट अटैक सिम्टम्स इन फीमेल्स में ना बड़ी एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है हार्ट अटैक की, लाइक और कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है ना, हमारे पास कफ कैरी ना, हमारे पास चेस्ट पेन है ना, एसओबी है, बाजू का दे आर जस्ट कंप्लेनिंग, कैसा लगता है लाइक वी आर इनहेलिंग कोल्ड एयर, ठीक है। फीमेल्स में हार्ट अटैक की सिर्फ ये सिम्टम भी आ सकते हैं, या सिर्फ ये भी आ सकता है कि एब्डोमिनल पेन है, नो चेस्ट पेन, नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नो नोजिया, नथिंग लाइक दैट, सिर्फ एक एब्डोमिनल पेन। अच्छा, अब हार्ट अटैक सिम्टम्स इन फीमेल्स 1 month बिफोर द हार्ट अटैक, अनयूजुअल फटीग है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, डिज्निया है, इंडाइजेशन है, एंजाइटी है, हार्ट रेसिंग है, आर्म वीकनेस और हैवी। ड्यूरिंग अ हार्ट अटैक डिज्निया, वीकनेस, अनयूजुअल फटीग है, कोल्ड स्वेट है, डिजीनेस है, नोजिया है, आर्म्स वीकनेस और हैवीनेस है, ठीक है। एंजाइना, अब यहाँ से हम लोग जो है वो सही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले वाले में इसमें भी हार्ट अटैक सिम्टम्स इन फीमेल्स इन वुमेन के टेबल करना है। इससे पहले हमने जो इससे पहले वाला टेबल किया है मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, वो वाला टेबल आपने करना है। स्टैटिन इंड्यूस जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसका टेबल करना है आपने, ठीक है। अब हम एंजाइना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंजाइना, अब ये जो है ना ये वाले हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एंजाइना के टाइप्स लिखे, एंजाइना होता क्या है। तो आपने जब भी कोई चीज आती है आपने सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करना होता है। तो अगर आप एंजाइना को डिफाइन करो तो हमारे पास क्या है कि इट इज द इम्बैलेंस, इट इज द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन कार्डियक वर्कलोड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियल टिश्यू। Angina is a symptom of obstructive or decreased blood supply to the heart muscle, primarily from atherosclerosis. Atherosclerosis is now recognized as an inflammatory condition affecting the coronary arteries and peripheral vessels. अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास जो है वो हाइपरटेंशन, अमूमन हाइपरटेंशन के बाद ही जो है एंजाइना और इस तरह के कोरोनरी आर्टरी डिजीज के सारे सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के भी दौरान भी हमारे पास जो है वो एंजाइना का आ सकता है। Although the primary cause of angina is CAD, angina can occur in individuals with normal coronary arteries and with other conditions affecting the supply-demand balance. As vessels become lined with atherosclerotic plaque, symptoms of inadequate blood supply develop in the tissue supplied by the vessels. A growing mass of plaque in the vessel collects platelets, fibrins, and cellular debris. Platelet aggregation are known to release prostaglandin capable of causing vascular spasm, thus in turn promote platelet aggregation and a vicious spasm spasm and pain cycle begin. अच्छा, अब हमारे पास इन्होंने पहले ये बोल दिया कि मेन जो है एंजाइना हमारे पास होता है ये है कि डिमांड और सप्लाई के दरमियान इम्बैलेंस होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है, हमें बता रहे हैं कि अमूमन एंजाइना जो है ना वो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से ही होता है।
अब कुछ इंडिविजुअल्स में हमारे पास नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज के बावजूद जो है वो आ सकता है हमारे पास इंडिविजुअल्स में उसमें हो सकता है कि डिमांड और जो सप्लाई है उसका बैलेंस नहीं हो रहा। ठीक है, आगे इन्होंने हमारे पास बताया कि जैसे जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जो है वो वेसल वॉल में लाइन होता जाता है तो ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम होती जाती है और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो आने लग जाते हैं। जैसे प्लैक बड़ा होता जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, फिब्रिन आता है, वहाँ पे सेलुलर डेब्रिस आता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो इन टर्न हमारे पास क्या करा रहे होते हैं, वेस्कुलर स्पैज्म करा देते हैं। वेस्कुलर स्पैज्म की वजह से जो है ना स्पैज्म पेन साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। स्पैज्म होगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन और रिलीज करेगी प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारे पास और स्पैज्म करेगा, तो ये हमारे पास जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा। The present theory of heart pain suggests that pain occurs as a result of accumulation of metabolites within an ischemic segment of the myocardium. The transient ischemia of angina or the prolonged necrotic ischemia of an MI set of the pain impulses secondary to pain accumulation of these metabolites. The imbalance between cardiac workload and oxygen supply can develop as a result of disorders of coronary vessels, disorder of circulation, increased demand and output of the heart or decreased myocardium, damaged myocardium, unable to utilize them properly. ओके अब ये है हमारे पास इन्होंने बताया हुआ है कि किस वजह से कोरोनरी वेसल्स की वजह से आ सकता है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेशन की वजह से, डिमांड्स ऑन आउटपुट ऑफ द हार्ट अगर हम ज्यादा करें, यानी अगर हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है वो अपना अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, एथेरोस्क्लेरोसिस भी प्रेजेंट है, जैसे हमने पढ़ा कि चाइल्डहुड से एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है फिर भी आप जो है मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और इस वजह से एंजाइना जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्होंने एंजाइना की टाइप्स बताई हुई है हमारे पास कि एंजाइना की कौन कौन सी टाइप्स हैं। There are a number of types of anginal pain, including chronic stable angina, also refers to as walk-through angina, resting angina, unstable angina, nocturnal angina, atypical है, new onset है और प्रिंसमेंटल और वेरिएंट angina। सबसे पहले आता है chronic stable angina। chronic stable angina हमारे पास ये होता है कि हमें पता है इंडिविजुअल्स को वुमन इसके साथ डील करते हुए काफी टाइम हो चुका होता है क्योंकि इसका नाम में देखो क्रॉनिक आ रहा है, इसका मतलब है काफी प्रोलॉन्ग चल रहा है। इसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल के बाद जो है वो चेस्ट पेन जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है या एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के बाद जो है वो हमारे पास ये हो रही है। ये तभी तो स्टेबल एंजाइना है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के बाद जो है एक प्रिडिक्टेबल लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के बाद जो है ये पेन जो है वो स्टार्ट हो रही है। Chronic stable angina occurs at the predictable level of physical and emotional stress and responds promptly to rest or nitroglycerin. No pain occurs at rest, and the location, duration, intensity, and the frequency of chest pain are consistent over time. Resting angina or angina decubitus is a chest pain that occurs at rest in a supine position and frequently at the same time every day. The pain is neither brought on by exercise nor relieved by रेस्ट। जाहिर सी बात है ये पेन हमारे पास स्टार्ट ही रेस्ट में हो रही है तो इसको रिलीफ कैसे जो है वो रेस्ट में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना, इसे हम क्रिसेंडो एंजाइना भी कहते हैं। प्री इंफार्क्शन एंजाइना और प्रोग्रेसिव इज एन अब्रप्ट चेंज ऑन द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स और डिक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफ सिम्टम्स सच एज onset of chest pain while at rest. The most common trigger of unstable angina is the bursting of the cholesterol-filled plaque in the lining of the coronary artery. A blood clot form at the site, particularly blocking blood flow. The duration of these attacks is no longer than usual, 1 to 5 minutes, and they may last for 20 to 30 minutes and can progress into full-blown heart attack. अनस्टेबल एंजाइना देखो अब ये है हमारे पास के पहले एंजाइना हो रहा था जिसका एक प्रिडिक्टेबल लेवल ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटी के बाद पेन जो है चेस्ट पेन स्टार्ट हो रही थी। अब ये होना शुरू हुआ है कि सिम्टम्स जो है वो वर्स होने लग गए हैं और सिम्टम्स जो है उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अब रेस्ट पे जो है हमारे पास एंजाइना जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इसका इन्होंने बताया हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना में मेनली ये होता है कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक था, कोलेस्ट्रॉल प्लैक था, वो बर्स्ट हो गया जिसकी वजह से ये हो रहा है और इसकी वजह से हमारे पास क्या है, हमारे पास हार्ट अटैक भी जो फुल ब्लोन हार्ट अटैक भी आ सकता है। 1 to 5 मिनट से ज्यादा होगा। अब वुमन 20 से 30 मिनट्स तक जो है ये पेन आएगी। पेन और डिस्कम्फर्ट जो है वो हमारे पास अनरिलीव्ड रहेगा बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन
Such changes in the pattern of angina require immediate medical follow-up by the client physician. Next आता है nocturnal angina. Nocturnal angina may awaken a person from sleep with the same sensation experienced during exertion. During sleep, this exertion is usually caused by the dreams. This type of angina may be associated with the chronic congestive heart failure. Atypical angina refers to the unusual symptoms like toothache, earache related to the physical or emotional stress. These symptoms subset with the rest of nitroglycerin. New onset angina describe angina as developed for the first time within the last 60 days. और प्रिंसमेंटल angina है, ये हमारे पास मेनली होता है spasm of the coronary arteries की वजह से. Okay. These spasms periodically squeeze arteries shut and keep the blood from reaching the heart. About 2/3 of the people with prinzmental angina have severe coronary atherosclerosis. It at least one major vessel. The spasm usually occur very close to the blockage. Okay, कौन कौन से angina हमने पढ़े हैं? Stable था सबसे पहले. हाँ, सबसे पहले हमारे पास chronic stable angina था कि एक predictable level of physical exercise के बाद या anxiety के एक specific level के बाद start हो रहा था. उसकी जो है रेस्ट में पेन जो है वो रिड्यूस हो रही थी. लोकेशन ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास वही मतलब जैसे है ना क्रॉनिकली है, जब भी हो रहा है तो एक सेम लोकेशन एक सेम साइड पर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो हो रहा है. नेक्स्ट आता है था हमारे पास रेस्टिंग एंजाइना या डेक्यूबाइटिस एंजाइना. इसमें था कि सुपाइन पोजीशन में लेटने के दौरान जो है वो हमारे पास पेशेंट को पेन स्टार्ट होती है. मतलब है कि वो रेस्ट पे स्टार्ट हो रही है तो कंडीशन ज्यादा वर्स हो गई हुई है, तो ये पेन जो है ना वो हमारे पास एक्सर्शन से तो नहीं शुरू हुई ना, तो ये नहीं होगा कि रेस्ट से ठीक हो जाएगी. नाइट्रोग्लिसरीन से हो सकता है हमारे पास रेस्टिंग एंजाइना में या एंजाइना डेक्यूबाइटिस में थोड़ा सा फर्क पड़े. अनस्टेबल एंजाइना ये था हमारे पास कि इसमें जो है हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो है वो बर्स्ट हुआ है. उसमें है हमारे पास इसकी जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ऑल द अदर एंजाइनास, और ये हमारे पास जो है ये हार्ट अटैक की तरफ लेकर जा सकते हैं. नॉक्टर्नल एंजाइना ये है हमारे पास जो रात को मतलब बंदा सो गया है लेकिन उठा दे उसको और उसके बाद जो है वो सारे सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे हैं. और प्रिंसमेंटल एंजाइना हमारे पास ये है कि इनवॉलेंट्री कोरोनरी आर्टरी का स्पैज्म हो रहा है. ओके, चलो अब मुझे अटेंडेंस दे दो, फिर हम अगला सेशन जो है उसमें साइनस सिम्टम्स जो है वो एंजाइना के पढ़ लेते हैं. ज़ैनब प्रेजेंट. सिद्रा प्रेजेंट आ गया मैम इसका मैसेज. आयका प्रेजेंट मैम. एमन एमन प्रेजेंट. माहम प्रेजेंट. फजील प्रेजेंट मैम. गुलफाम आयशा तारिक सना आलिया आयशा मैम प्रेजेंट. प्रेजेंट मैम. ठीक है. आलिया आयशा से प्रेजेंट है. सकीना प्रेजेंट. इकरा प्रेजेंट. फातिमा फातिमा आप कहाँ थी इतने दिनों से? प्रेजेंट मैम. मैम फोन खराब हो गया था. अच्छा ठीक है. राबिया प्रेजेंट मैम. सॉरी एब्सेंट लगाने की आदत हो गई है ना, ये दोनों का इकट्ठा फोन खराब हुआ था. चलो अगले लेक्चर में पूछने में. तूबा प्रेजेंट थी. कायनात एब्सेंट है. समन सबा एब्सेंट है. चलो बेटा अगली मीटिंग ज्वाइन करो, ठीक है? मैं दोबारा स्टार्ट करेंगे. मैम मेरी प्रेजेंट लग गई है.